ठीक है जी। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एन अदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द एक्शन पोटेंशियल। देखें जी, हमने शुरू से एक टर्म यूज की कि सर हमारा जो हार्ट है वो सिस्टोल में जाता है, हमारा हार्ट डायस्टोल के अंदर जाता है। ठीक है जी। अब जो जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है या रिलैक्स करता है, उस दौरान आपके हार्ट के सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं, ऐसी क्या चेंजेस आती हैं जिनकी वजह से मेरा जो हार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करता है। ठीक है जी। तो वो जो सेलुलर चेंजेस हैं वो सारी चेंजेस को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। सो दैट्स टॉपिक ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। लेकिन जी सबसे पहले तो जो भी टॉपिक होता है मैं आपको मोस्टली कहता हूँ कि आप ना उस टॉपिक के नाम से चीज निकाल लिया करो। जैसा कि यहाँ पे टॉपिक में लिखा है एक्शन पोटेंशियल, कि वो वाला पोटेंशियल आपके सेल्स के पास जिस पोटेंशियल की वजह से वो क्या कर सकता है, एक्शन कर सकता है। ठीक है। अब हमारे हार्ट का मेन एक्शन क्या होता है सर, कॉन्ट्रेक्टिलिटी। तो मेरा हार्ट जो कॉन्ट्रेक्टिलिटी कर रहा है, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो उसको पोटेंशियल चाहिए ना, आज हमने देखना है कि वो सेल को वो पोटेंशियल कहाँ से मिलता है। ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैंने कोई काम करना है, मैंने कोई एक्शन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए मेरी बॉडी को एनर्जी चाहिए, मेरी बॉडी को पोटेंशियल चाहिए, ताकि मैं उस पोटेंशियल को यूज करूं और मैं किसी ना किसी फंक्शन को परफॉर्म कर सकूं। इसी तरह आपके हार्ट को, आपकी मायोकार्डियम को क्या चाहिए होता है, पोटेंशियल चाहिए होता है। वो पोटेंशियल को यूटिलाइज करके वो क्या कर सकते हैं, अपना एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल। द पोटेंशियल that shall need to perform action, or the potential that your heart need to perform action। ठीक है जी। जो ये एक्शन पोटेंशियल से आपने एक चीज याद रखनी है। अब देखें जी, दो टाइप्स के पोटेंशियल या एक्शन आपके हार्ट के अंदर होते हैं। एक को हम कहते हैं मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल, एंड द अदर वन इज द पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल। ये दो टाइप्स के जो पोटेंशियल हैं या दो टाइप्स के जो एक्शन हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। देखें जी, सिंपल बात पहले एक समझें। यहाँ पर मैं ड्रा कर रहा हूँ छोटा सा हार्ट, ताकि ना हमें एक थोड़ा सा एक रफ सा एक चीज का आइडिया हो जाए। ये मेरे पास है हार्ट, और हार्ट की सबसे जो इंपॉर्टेंट लेयर होती है वो आपकी होती है मायोकार्डियम। कौन सी लेयर होती है सर, मायोकार्डियम। आपकी हार्ट की थिकेस्ट लेयर मायोकार्डियम होती है, सबसे इंपॉर्टेंट लेयर मायोकार्डियम होती है। क्योंकि देखिए, मायोकार्डियम आपकी मस्कुलर लेयर है ना हार्ट की। तो आपके हार्ट का क्या काम है सर, कॉन्ट्रैक्शन करवाना, सिस्टोल करना। और वो जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो आपकी यही मायोकार्डियम क्या करती है, परफॉर्म करती है। इसीलिए इस मायोकार्डियम को मैंने क्या करवाना है, इसके अंदर पोटेंशियल जनरेट करवाना है, ताकि उस पोटेंशियल को यूज करके ये क्या कर सके, अपना एक्शन जो ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी करती है वो परफॉर्म कर सके। तो एक तो मेरे पास मायोकार्डियम इंपॉर्टेंट है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि सर ये मायोकार्डियम को कोई ना कोई स्टिमुलस तो चाहिए होता है। This myocardium need any trigger, need any stimulate that can stimulate the myocardium and it can perform its beautiful function। सारी बात है, देखिए मायोकार्डियम अगर मेरे पास कॉन्टैक्ट कर रही है, तो उसकी कॉन्टैक्टिलिटी या वो एक्शन के लिए उसको किसी ना किसी ट्रिगर की जरूरत पड़ती है, जो उसको पीछे से कहते हैं कि भाई अब तू कॉन्टैक्टिलिटी परफॉर्म कर, अब तू क्या कर, डायस्टोल में चला जाए, मतलब अब तू रिलैक्स हो जाए। तो वो जो इसको ट्रिगर प्रोवाइड करता है वो आपका क्या होता है, पेस मेकर या एसए और एवी नोड होता है। और एसए और एवी नोड हमें क्या सप्लाई करते हैं, न्यूरोलॉजिकल सप्लाई। यहाँ पर न्यूरॉन्स होती हैं, बंडल ऑफ हीज, यहाँ पर बंडल एसए नोड है, यहाँ पर मेरे पास क्या है, एवी नोड। ये जो एसए और एवी नोड है बच्चे याद रखना, ये आपके पास ट्रिगर करते हैं मायोकार्डियम। जब ये मायोकार्डियम को ट्रिगर करेंगे फिर आपका हार्ट जो होता है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करता होता है। अगर आपकी ये न्यूरॉन डैमेज हो जाए तो आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता होता। तो इसलिए इस न्यूरॉन के अंदर कैसे पर आपके पास एक्शन, इसके अंदर वो पोटेंशियल कहाँ से आ रहा है कि आगे जाके मेरे हार्ट को ये स्टिमुलेट या ट्रिगर कर रही है। और उसके बाद जब ये मेरे मायोकार्डियम को ट्रिगर या स्टिमुलेट कर रही है, तो मेरे मायोकार्डियम के अंदर वो पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, जिसकी वजह से वो अपना एक्शन मतलब के कॉन्ट्रैक्टिलिटी परफॉर्म करती है। ठीक है। दैट्स व्हाई वी नीड टू स्टडी टू एक्शन पोटेंशियल। वन इज द पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल, जो हमारे पास पूरी न्यूरोलॉजिकल सप्लाई है, एस ए नोड, ए वी नोड, बंडल ऑफ हीज, राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, परकंजी फाइबर्स, वो तमाम के अंदर कैसे पोटेंशियल आता है। और फिर वो पोटेंशियल हमारे मायोकार्डियम के अंदर कैसे जनरेट करते हैं, ताकि मायोकार्डियम अपना क्या कर सके, एक्शन परफॉर्म कर सके। ठीक है जी। तो ये दो पोटेंशियल आज हमने डिस्कस करने हैं। इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टेड इस टॉपिक को बनाएंगे। ये वैसे बहुत बोरिंग सा टॉपिक है, लेकिन इंशाल्लाह इसको हम इंटरेस्टेड बनाएंगे।
सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल, कि मेरा जो मायोकार्डियम है उसके अंदर ये जो पोटेंशियल आ रहा है एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ये पोटेंशियल कहाँ से आता है। ठीक है जी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोबारा हार्ट को छोटा सा हार्ट ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उस हार्ट को हम जूम करते हैं। ये मेरे पास हार्ट है, इस हार्ट का एक मायोकार्डियम जो सेल है ना, मायोसाइट, उस सेल को मैं यहाँ पर जूम करता हूँ। ये आपकी मायोकार्डियम थी बच्चे। उस मायोकार्डियम में से एक सेल को हमने लिया, और उस सेल के अंदर, चूंकि देखिए जैसा एक सेल के अंदर पोटेंशियल आएगा, चेंजेस आएगी, जितने भी मायोसाइट्स हैं सबके अंदर सेम चेंजेस आए। ठीक है, इसलिए हम एक सेल को पकड़ते हैं यहाँ पर और उसको जूम करते हैं। ठीक है जी। अब ये सेल जो हमारे पास है, ये अपना, इसके पास वो जो आप बार बार सर पोटेंशियल की बात कर रहे हो, वो सेल के अंदर कौन सा पोटेंशियल ऐसा होता है। ठीक है जी। तो पोटेंशियल जो हमारे सेल का है, डेट इज अ इंट्रासेलुलर पॉजिटिविटी। इंट्रासेलुलर पॉजिटिविटी। आपका जो मायोसाइट है, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेल का नाम, डेट इज अ मायोसाइट। ये एक मसल का सेल। अब इस मसल के दौरान जब इसने एक्शन परफॉर्म करना है, जब इसने कॉन्ट्रैक्ट होना है, उसके लिए इसको पोटेंशियल की जरूरत होती है। और वो पोटेंशियल कौन सा है सर? इंट्रासेलुलरली पॉजिटिव आइंस। अब इस सेल के अंदर जितने ज्यादा इंट्रासेलुलर पॉजिटिव आइंस होंगे, ये सेल क्या करेगा? उतना ज्यादा एक्शन परफॉर्म करेगा। मतलब ये आपने समझना है कि ये पॉजिटिव सेल्स है ना, ये जो पॉजिटिव आइंस हैं, ये जो पॉजिटिव साइन है, ये आपके सेल को पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं। बात आप समझ रहे हो? तो अगर ये मेरे पास पॉजिटिव आइंस ज्यादा होंगे तो आपके सेल का पोटेंशियल ज्यादा होगा, वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा। अगर ये पॉजिटिव आइंस कम होंगे, इसका मतलब है वो जिस फेज के दौरान ये पॉजिटिव आइंस कम होंगे, आपका सेल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, वो रिलैक्सिंग फेज में चला जाएगा। तो मेन चीज, अगर मैं सिंपल जो आइडिया आपको दे दिया है, दैट इज मेन आइडिया, कि सर अगर मेरे सेल के अंदर पॉजिटिव आइंस ज्यादा हैं, तो इसका मतलब उसमें पोटेंशियल ज्यादा जनरेट होगा, वो ज्यादा बेहतर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और यही तो मेन काम है मेरे हार्ट का। और अगर इंट्रा सेलुलरली पॉजिटिव आइंस कम होंगे, तो मेरा सेल क्या करेगा? रिलैक्सिंग फेज में चला जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये मेन चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। सर ये भी बता दें कि ये जो पॉजिटिव आइंस हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये जो सेल को पोटेंशियल मिल रहा है, ये किस चीज से मिलते हैं? तो सर उसके लिए हमारे पास कुछ पॉजिटिव आइंस का होना जरूरी है। वो पॉजिटिव आइन कौन से हैं? सबसे पहले सोडियम आइंस, उसके बाद सर कैल्शियम आइंस, उसके बाद हमारे पास होते हैं पोटाशियम आइंस। ये जो तीन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, या जिसको मैं कहता हूं ये केटाइंस जो हैं, ये क्या करते हैं? आपके सेल को पॉजिटिविटी प्रोवाइड करते हैं। ये आपके सेल को पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब सर ये हुआ कि अगर कैल्शियम मेरे सेल के अंदर है, पॉजिटिविटी ज्यादा होगी, अच्छे तरीके से कॉन्टेक्टिविटी होगी। अगर सोडियम सेल के अंदर ज्यादा है, मेरे सेल की पॉजिटिव मतलब पॉजिटिविटी ज्यादा होगी, अच्छे तरीके से कॉन्टैक्ट करेगा। अगर पोटाशियम सेल के अंदर ज्यादा होगा, तो हमारे पास क्या होगा? सेल की पॉजिटिविटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये तीन आपने चीजें याद रखनी है जो इस सेल को पॉजिटिविटी या पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं। अब अगर किसी सेल में सोडियम कम है, कैल्शियम कम है या पोटाशियम कम है, उस सेल के अंदर इंट्रा सेलुलरली क्या ज्यादा हो जाएगा सर? उस सेल में इंट्रा सेलुलर जो पॉजिटिव आइंस है, ये कम हो जाएंगे। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ उसमें ना पॉजिटिव आइन कम है, तो लेट्स सपोज नेगेटिव आइन ज्यादा हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है हर सेल के अंदर जितने पॉजिटिव आइंस होते हैं, उस हिसाब से नेगेटिव आइंस भी होते हैं। जैसे आपका क्लोराइड होता है, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, ये भी होते हैं। ठीक है, तो लेकिन जहां पर सर हमें हैवी पोटेंशियल की जरूरत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो पॉजिटिव आइंस है ना, ये सेल के अंदर ज्यादा है, ताकि मैं आपके सेल को कॉन्ट्रैक्ट करवा सकूं। ठीक। दूसरी बात सर, दूसरी बात ये है कि हमें किस फेज में ये जो पॉजिटिव आइंस हैं वो ज्यादा चाहिए होते हैं? किस फेज में ये पॉजिटिव? मैडम अपना माइक बंद कर लें, किसी का माइक ऑन है। किस फेज में सर हमें ये पॉजिटिव आइंस ज्यादा चाहिए होती हैं? जब आपके सेल ने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, जब आपके सेल ने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, उसको ये पोटेंशियल चाहिए होता है। जब उसको ये पोटेंशियल मिल जाता है, तो वो आपका सेल। राना है आपका माइक ऑन है, जूम यूजर आपका माइक ऑन है। यार इनको मैसेज करो अपना माइक बंद करें। जूम यूजर आपका माइक ऑन, अपने नाम से आया करें। ठीक है बच्चे, तो ये जो पॉजिटिव आइंस हैं, अपने नाम से आया करें काइंडली। तो ये जो पॉजिटिव आइंस हैं, ये जितने सेल के अंदर ज्यादा होंगे, पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, पोटेंशियल जनरेट होगा, और हमारा सेल क्या कर सकेगा? कॉन्ट्रैक्ट कर सकेगा।
यार क्या नाम है इनका? हमाद है, कौन है? लरेब है, कौन है हमजा ये? नजर सर, हमजा नजर। सर हमजा नजर सर। हमजा नजर यामीन के आपका? साथ होगा सर। यार इसका माइक बंद करो यमीन। जी जी सर, कॉल कर रहे हैं उसको, सर बस ये दो बाहर दो गए हुए हैं, मिनट कॉल कर रहे हैं। सर चलें जी म्यूट तो, ऑल कर दें सर। चलो हो गया, म्यूट हो गया, बस ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे देखो ना, पूरे लेक्चर का पॉजिटिव आइंस आपने याद रखने हैं, सोडियम कैल्शियम एंड पोटेशियम। ये सेल के अंदर ज्यादा होंगे, पोटेंशियल जनरेट होगा, आपका सेल एक्शन प्रोवाइड करेगा। ये सेल के अंदर कम होंगे, हमारा सेल रेस्टिंग फेज के अंदर जाएगा। ठीक है, तो डेट इज कॉल्ड द मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल। अगर इसको मैं डिफाइन करना चाहूं, द पोटेंशियल, द पोटेंशियल दैट मायोसाइट नीड टू परफॉर्म एक्शन। और वो एक्शन क्या होता है सर? कॉन्टेक्टिविटी। कि हमारा सेल कि अगर इंट्रासेलुलरली पॉजिटिविटी ज्यादा हो जाएगी तो आपका सेल कॉन्टेक्ट कर लेगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आते हैं कि सर हमारे पास जो पूरी एक फेज होती है, लेट्स सपोज देखें, अभी आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, कभी आपका हार्ट रिलैक्सिंग फेज में होता है। इसका मतलब है कि सर हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में कुछ फेजेस होती हैं। ठीक है जी। अब वो कौन सी फेजेस होती हैं? मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल में कौन कौन सी फेजेस आती हैं, पेसमेकर एक्शन पोटेंशियल में कौन कौन सी फेजेस आती हैं, वो सारी हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। क्योंकि आपको पता है हर काम फेज के अंदर होता है। जैसे अभी मैं आजकल सर्जरी इनको पढ़ा रहा हूँ, तो सर्जरी के अंदर भी हम सारी चीजें फेजेस के अंदर या स्टेप्स के अंदर कर रहे हैं। तो इसी तरह अगर आपका हार्ट भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो इट्स अकॉर्डिंग टू सम फेजेस। लेट्स सपोज पहले कम इंट्रासेलुलर पॉजिटिविटी ज्यादा होती है, फिर ज्यादा इंट्रासेलुलर पॉजिटिविटी ज्यादा हो जाती है, आपका हार्ट कॉन्टैक्ट कर देता है, फिर हमारे पास इंट्रासेलुलर पॉजिटिविटी कम हो जाती है, आपका हार्ट किस में चला जाता है, रिलैक्सेशन में चला जाता है। तो वो सर कौन कौन सी फेजेस हैं, वो सारी फेजेस हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। टोटली वी हैव द 5 फेजेस। हमारे पास कितनी फेजेस हैं सर? 5 फेजेस। इन 5 फेजेस के दौरान आपका जो मायोकार्डियम है वो अपना एक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहली जो फेज है डेट इज अ फेज जीरो। सबसे पहली फेज क्या है? फेज जीरो। उसके बाद जो दूसरी फेज है डेट इज अ फेज वन। डेट इज अ फेज वन। जो हमारे पास फिर होगी जो फेज नंबर 3 है, डेट इज अ फेज टू। एंड देन वी हैव द फेज 3, and the last one is the phase 4, that is the resting phase, that is the resting phase। तो ये 5 फेजेस हैं। जो हमारा मेन काम है ना, हम इन 5 फेजेस को समझना है कि इन फेजेस के दौरान क्या क्या चेंजेस आती हैं। इन फेजेस के दौरान जो हमारा सेल है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आती है, और उसके साथ हम ये जो सामने अपने ग्राफ लिखा हुआ ना, इस ग्राफ को भी हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले आती है सर हमारे पास फेज जीरो। ठीक है, ये फेज जीरो यहाँ पर। देन वी हैव द फेज वन, then we have the phase 2, then we have the phase 3, and then at the end we have the phase 4। ये देखें फेज 4 है लेकिन ये टोटल 5 है, जीरो को नहीं भूलना। जीरो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। तो ये टोटल 5 फेजेस हैं, जीरो से लेकर फेज 4 तक। ठीक है। अब सर हर फेज के दौरान क्या क्या चेंजेस आती हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है। मैं इसके लिए ना आपका एक ब्यूटीफुल सा यहाँ पर सेल बनाता हूँ। ये मेरे पास है एक मायोसाइट सेल, आपकी हार्ट का एक मसल सेल। इस मसल के सेल में, इस मसल के सेल के अंदर मैंने क्या करवानी है सर? इसके अंदर मैंने पोटेंशियल करना है ताकि क्या कर सके, एक्शन या कॉन्टेक्टिविटी को परफॉर्म कर सके। तो दैट इज द मायोसाइट, मायोसाइट। अब देखिए जब इस पेशेंट सेल के अंदर पोटेंशियल नहीं है तो हमारे पास सेल अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। जब पोटेंशियल नहीं है इसका मतलब है कि सर सेल के अंदर लेट्स सपोज जो इंट्रासेलुलर नेगेटिव आइंस है वो ज्यादा है। इंट्रासेलुलरली नेगेटिव आइंस इसके अंदर ज्यादा है, पॉजिटिव आइन इसके अंदर कम है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिर्फ समझने के लिए, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जब आपका सेल रेस्टिंग फेज में है, जब उसके अंदर पोटेंशियल नहीं है कि वो अपना काम परफॉर्म कर सके, उस दौरान इंट्रासेलुलरली क्या इन्वायरमेंट होता है। तो इंट्रासेलुलरली हमारे पास जो पॉजिटिव आइंस होते हैं वो कम होते हैं, पॉजिटिव आइंस डिक्रीज होते हैं, और जो हमारे पास नेगेटिव आइंस होते हैं वो नेगेटिव आइंस, ज्यादा बात है, ज्यादा हो जाते हैं नेगेटिव आइंस। अब नेगेटिव आइंस जब ज्यादा होंगे तो आपका सेल के पास पोटेंशियल नहीं है। यार आपने देखा होगा जो आपकी बैटरीज भी होती है ना, वो बैटरीज के अंदर भी चार्जिंग कब खत्म होती है? जब उनके अंदर जो पॉजिटिव आइंस होते हैं ना उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, उनकी
डेफिशिएंसी हो जाती है। फिर जब आप दोबारा चार्ज करते हैं तो पॉजिटिव आयंस का स्टोरेज होना शुरू हो जाता है, केटायंस का नंबर इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर समझें, जब मेरा सेल पहले है रेस्टिंग फेज के अंदर, रेस्टिंग फेज के अंदर सर इस सेल के अंदर नेगेटिव आयंस ज्यादा है, पॉजिटिव आयंस कम है, इसलिए सेल के पास पोटेंशियल नहीं है कि ये अपना एक्शन या कॉन्ट्रैक्टिलिटी परफॉर्म कर सके। अब मैंने क्या करना है सर, मैंने इस सेल को पोटेंशियल देना है, मैंने इस सेल को ट्रिगर देना है ताकि इसका इंट्रासेलुलरली पॉजिटिविटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो समझे ये इसके पास आ रहा है एक ट्रिगर, ये क्या है, एक हमारे पास ट्रिगर है। पहली बात तो आपने ये समझनी है कि सर जो हमारे पास ट्रिगर आता है वो कहां से आता है, तो वो ट्रिगर आपका पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल से आता है। मैं थोड़ी देर बाद इसको डिस्कस करूंगा। ट्रिगर आपके पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल से आता है, वो आपके मायोसाइट सेल को क्या करता है, आके एक्टिवेट करता है। जब आपका मायोसाइट सेल आके एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है, इस सेल की सरफेस के ऊपर क्या है, डिफरेंट टाइप्स के चैनल्स, डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसपोर्टर्स, डिफरेंट टाइप्स के पंप्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट पंप्स होता है हमारे पास यहाँ पर, दैट इज अ सोडियम चैनल, दैट इज अ सोडियम पंप। अब देखें जैसे ही इसको ट्रिगर मिला ना, जैसे ही यहां पर क्या आया, ट्रिगर आया, ये ट्रिगर आ कहां से रहा है, पूरी आपने कहानी अपने माइंड के अंदर बनानी ताकि ज्यादा देर तक याद रहे। ये ट्रिगर मेरे पास सर वो न्यूरॉन से आ रहा है, उन न्यूरॉन्स के अंदर कैसे आता है वो भी हम अभी डिस्कस करते हैं। ये न्यूरॉन से जो ट्रिगर आ रहा है, इसने इस सेल को एक्टिवेट किया, जैसे ये सेल एक्टिवेट होता है तो इसके जो सोडियम चैनल्स हैं ये ओपन हो जाते हैं। जब इसके सोडियम आयंस ओपन होंगे तब इंट्रासेलुलरली क्या होगा सर, सोडियम आयन सेल के अंदर आना शुरू हो जाएगा। जब सोडियम सेल के अंदर आना शुरू हो जाएगा तो जो आपके पास नेगेटिविटी थी, नेगेटिविटी से अब क्या हो रहा है सर, पॉजिटिविटी ज्यादा हो रही है, यहां पर पॉजिटिविटी ज्यादा हो रही है। जब पॉजिटिविटी ज्यादा हो रही है सर, इसका मतलब है कि नाउ इट सेल हैज द पोटेंशियल टू परफॉर्म इट्स एक्शन। लेकिन अभी ये स्टार्ट हुआ, अभी ये पूरा सेल पॉजिटिविटी से फिल नहीं हुआ, लेकिन आपके पास ये स्टार्ट हो गया। दूसरी बात ये है कि सर इस सेल के अंदर कितनी पॉजिटिविटी होनी चाहिए ताकि ये क्या कर सके, अपना एक्शन या कॉन्ट्रैक्टिलिटी को परफॉर्म कर सके। ठीक है, उसके लिए मैं आता हूं सबसे पहले ऊपर। बच्चों अगर आप गौर करो ना, यहाँ पर ये नीचे क्या लिखा हुआ है सर, -85 मिली वोल्ट। कैन यू सी, -85 मिली वोल्ट। इसका मतलब ये है कि जब मेरा सेल रेस्टिंग फेज में था तो उस सेल का जो पोटेंशियल था वो -85 था। ठीक हो गया। अब जब इस सेल के अंदर पॉजिटिव आयंस आना शुरू हो गया तो ये पोटेंशियल क्या होगा सर, ये पोटेंशियल हमारे पास कम होता जाएगा। नेगेटिव है ना, -85 है ना, जब पॉजिटिव इसके अंदर ऐड होगा तो ये कम होगा। लेट्स वो ये -85 से चला जाता है हमारे पास -70 मिली वोल्ट। ये नेगेटिविटी कम हो रही है और पॉजिटिविटी हमारे पास यहाँ पर ज्यादा हो रही है। पॉजिटिविटी यहाँ पर ज्यादा हो रही है, क्यों ज्यादा हो रही है यहाँ पर पॉजिटिविटी, क्योंकि सर पीछे से ट्रिगर आया, उस ट्रिगर ने आके सोडियम चैनल्स को ओपन किया, अब इंट्रासेलुलरली सोडियम ज्यादा होना शुरू हो गई। बच्चे एक बात याद रखिएगा, जब हमारे पास यहाँ पर देखो पहले था, जब नेगेटिविटी थी तो इसका पोटेंशियल था -85 मिली वोल्ट। जब सोडियम आयंस इसके अंदर आना शुरू हो गए तो इसका जो पोटेंशियल था वो इंट्रासेलुलरली वो इंक्रीज हुआ, पॉजिटिविटी इंक्रीज हुई। तो ये मेरे पास जब जाता है ना -70 मिली वोल्ट के ऊपर, कितना, -85 से इंक्रीज होके -70 मिली वोल्ट। अब यहाँ पर स्टूडेंट कहते हैं कि सर -8 मतलब 85 बड़ा होता है या 70 बड़ा होता है, तो बड़ा तो 85 होता है, लेकिन आप कह रहे हो कि ये सर इंट्रासेलुलरली जो पोटेंशियल है वो बढ़ रहा है और वो 70 हो रहा है। बच्चे ये जो वर्ड होता है ना नेगेटिव, इसका मतलब है कि जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो उतनी छोटी होती है, और जितनी वैल्यू छोटी होती है नेगेटिव के अंदर वो उतनी वैल्यू बड़ी होती है। ये बात याद रखिएगा, ये आपने फिजिक्स के अंदर ये जो रूल है ये पढ़ा होगा कि जितनी नेगेटिविटी अगर मेरे पास वैल्यू के साथ लगी हुई है, वो वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो उतनी छोटी होती है, और जितनी छोटी होती है वैल्यू वो उतनी बड़ी होती है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि अब टेम्परेचर हम क्या कहते हैं कि सर -25 टेम्परेचर है, तो वो टेम्परेचर क्या है, वो कम है। -25 टेम्परेचर कम है। ज्यादा टेम्परेचर क्या होगा, अगर वो +25 होगा, या मैं कहता हूँ कि -5 जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू -25। -25 ज्यादा टेम्परेचर नीचे गिरा हुआ है, -85 ज्यादा पोटेंशियल नीचे गिरा हुआ है। और जब -85 वाले पोटेंशियल के अंदर सोडियम चाइन्स जो कैटाइन्स हैं वो सेल के अंदर आते हैं तो हमारे पास पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, पोटेंशियल आपका इंक्रीज होगा -85 टू -70। अब वाई आई एम सो एम्फिसाइजिंग ऑन द वर्ड ऑफ -75, बच्चे याद रखिएगा जो -85 है
it's the trigger. minus 70 millivolt is the threshold, potential for ventricular contraction, if यहाँ for ventricular depolarization, ठीक है, या ventricular depolarization। तो जब -70 आपका अचीव हो जाएगा ना, तो ये -70 के ऊपर ना काफी ज्यादा जो सोडियम के आयंस जो चैनल्स होते हैं ना वो ओपन हो जाते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर भी जो चैनल था सोडियम का वो भी ओपन हो गया, यहाँ पर भी जो था वो भी ओपन हो गया, ये भी ओपन हो गया, ये भी मेरे पास क्या हो गया, ओपन हो गया। बट उसका थ्रेश होल्ड वैल्यू कितनी है, वो -70 है, नॉट -85। यू वर्ल्ड की एमसीक्यू हो जाएगी, ठीक है जी, कि किस पॉइंट के ऊपर जाके आपके पास इंट्रासेलुलर सोडियम का इनफ्लक्स बहुत ज्यादा होता है, दैट इज अ -70। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। -70 जब पोटेंशियल सर क्रिएट होगा, बहुत ज्यादा जो सोडियम है वो सेल के अंदर आएगा, इंट्रासेलुलरली जो सोडियम है, इंट्रासेलुलर जो पॉजिटिविटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जब इंट्रासेलुलर पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो आप देखो यहाँ पर -70 से ये लाइन क्या करी, ये ऊपर की तरफ जा रही, मतलब कि मेरा जो पोटेंशियल है, जो सेल की डीपोलराइजेशन है, जो सेल की पॉजिटिविटी है, उसको क्या मिल गया है, एक अप स्ट्रोक मिल गया, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉजिटिव सेल आइन सेल के अंदर आ गया ना, तो जो इंट्रासेलुलर पॉजिटिविटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। जब इंट्रासेलुलर पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, पोटेंशियल इंक्रीज होगा, अब ये क्या करेगा, अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। जब हमारे पास इतने सेल पॉजिटिव आइन सेल के अंदर आ जाएंगे ना, मतलब कि -70 है ना, -70 से अब इसने इंक्रीज होते जाना, क्योंकि इंट्रासेलुलर पॉजिटिव आइंस इंक्रीज हो रहे हैं, ये आपके पास जाता है 0, यहाँ पर नोटिस करो 0, और 0 से भी इंक्रीज होके लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 1 तक, 0 से 1 तक जा रहा है। इतने पोटेंशियल के ऊपर जब आपका सेल का पोटेंशियल पहुंच जाता है ना, आपका सेल क्या करता है, इट स्टार्टेड टू परफॉर्म एक्शन, इट स्टार्टेड टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द राइट वेंट्रिकल, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द राइट एट्रियम। स्पेसिफिकली चूंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्ट्रैक्शन होती है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल की होती है, इसलिए हम जो मोस्टली चीजें होती हैं वो लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ रिलेट करके डिस्कस करते होते हैं। ठीक है, तो देखें बात को 3 फेज समझानी है। रेस्टिंग फेज थी जब सेल कुछ नहीं कर रहा था, पोटेंशियल था -85, फिर हमने कहा कि भाई सेल तुझे हमने काम करने के लिए रखा हुआ है, तो अपना काम परफॉर्म कर, ट्रिगर प्रोवाइड किया। जब आपके पास सोडियम चैनल्स ओपन हुए, बहुत ज्यादा सोडियम सेल के अंदर आ गए। जब सोडियम सेल के अंदर आएगा तो पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, जब पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी तो -85 से -70 तक पोटेंशियल जाएगा। हमने कहा कि सर जब -70 तक जाता है तो इसको थ्रेशोल्ड मिल जाता है। जब इसको थ्रेशोल्ड मिलता है तो और ज्यादा सोडियम के चैनल्स ओपन होते हैं और बहुत ज्यादा इन्फ्लक्स सोडियम का सेल के अंदर हो जाता है, जिसकी वजह से देखो आप -70 से पोटेंशियल आपका 0 तक पहुंच गया, मतलब इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया। इवन तो 0 से भी थोड़ा सा ऊपर, मैं कहता हूँ कि 1 तक पहुंच जाता है। जब पोटेंशियल 0 से 1 तक पहुंचता है, आपका सेल क्या करता है, इट स्टार्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट, इट हैज द इनफ पोटेंशियल टू परफॉर्म द एक्शन। नेवर फॉरगेट दिस लाइन, it has the potential, it has enough intracellular positivity so it can perform the contractility। ठीक है, ये चीज आपने याद रखी। और अब हमारा सेल क्या कर चुका है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और कॉन्ट्रैक्ट ये कौन सी फेज के अंदर करता है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स इन द फेज 0। तो अब हम एक एक फेज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सर 0 फेज। अब 0 फेज के अंदर क्या क्या हुआ है सर, 0 फेज के अंदर ट्रिगर आया है, मैं लिखता जाता हूं साथ साथ, यहां पर ट्रिगर आया ताकि हमारे लिए चीजें आसान हो जाए। सर ट्रिगर आया, उस ट्रिगर ने आके क्या किया सर सब्र करें, लीकी चैनल के ऊपर आते हैं, टेंशन क्यों लेनी, सबके ऊपर आएंगे, परेशान नहीं होना आपने। मैंने फेज 0 से स्टार्ट किया। ट्रिगर हमारे पास आया, ट्रिगर ने क्या किया, सोडियम चैनल्स को ओपन करवाया, सोडियम चैनल्स हमारे पास ओपन हुए। जब सोडियम चैनल्स हमारे पास ओपन हुए, इंट्रासेलुलर पॉजिटिविटी इंक्रीज हुई, इंट्रासेलुलर जो आपके पास पॉजिटिविटी थी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब इंट्रासेलुलर पॉजिटिव इंक्रीज होगी तो आपका पोटेंशियल था, वो पोटेंशियल क्या करता है सर, -85 से -70 तक जाता है, -85 मिलीवोल्ट। देखिए जो -85 और जो -90 होता है ना, ये रेस्टिंग पोटेंशियल होता है। अगर आपने लिखना है यहाँ पर, यू कैन राइट हियर -85 इज द रेस्टिंग पोटेंशियल।
ठीक है। -85 से, चूंकि पॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है, तो -85 से पोटेंशियल जाता है -70 मिलीवोल्ट तक। जब -70 तक जाता है तो हमारे सेल को क्या मिल जाता है, थ्रेश होल्ड मिल जाता है। उस थ्रेश होल्ड के ऊपर काफी ज्यादा जो सोडियम के चैनल्स हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर 2 सोडियम लिख देता हूँ, ठीक है। सोडियम के चैनल्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हैं। जब सोडियम के चैनल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हैं तो हमारे पास जो इंट्रा सेलुलर पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है कि जो आपका पोटेंशियल वो कहां तक पहुंच जाता है, 0 to 1 मिली वोल्ट। इतने इतने मतलब देखो, पॉजिटिव -85 कहां पर है, 0 और 1, मतलब कितना पोटेंशियल आपके पास इंक्रीज हुआ है। जब 0 to 1 पोटेंशियल आपके पास इंक्रीज हो जाता है, इस फेज के ऊपर हमारे सेल की क्या हो जाती है, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का क्या मतलब है कि नाउ सेल हैज द इनफ पोटेंशियल, इनफ इंट्रासेलुलर पॉजिटिविटी, सो इट कैन कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर जब डीपोलराइजेशन होगी तो आपका सेल क्या करेगा सर, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो फेज 0 के दौरान, फेज 0 में आपका सेल क्या करता होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता होता है। फेज 0 के दौरान हमारे पास डीपोलराइजेशन होती है। कैसे होती है वो मैंने आपको सब कुछ बता दी है, ठीक है। अब आते हैं कि सर हमारा सेल ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या क्या चीजें होती हैं, मैंने फिर उसी बात के ऊपर, मैं पोटेंशियल होगा तो एक्शन होगा। पोटेंशियल हमने उसको दिया, हमने सोडियम आयंस दिए तो उसने अपना एक्शन परफॉर्म किया, उसने आपके पास कॉन्ट्रैक्शन कर दिया आपके वेंट्रिकल। लेकिन सर मसला ये है कि ये जो ये कॉन्ट्रैक्शन जो हुई है, ये इतनी कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन नहीं थी। ये कॉन्ट्रैक्शन जो आपके वेंट्रिकल ने की है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन नहीं थी। अभी भी जो ब्लड है ना, मतलब जितनी मुझे कार्डिक आउटपुट चाहिए थे वो उतनी कार्डिक आउटपुट नहीं निकली। देखिए लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि स्ट्रोक वॉल्यूम था ना कि नॉर्मली इसने 60 ml निकालना है, तो जब सोडियम का इनफ्लक्स होता है तो ये आपके पास निकालता है, लेट्स सपोज ये 40 to 50 ml निकालते हैं। कितना निकाल रहा है, सिर्फ 40 to 45 लगा लो या 50, मतलब कंप्लीट जितना स्ट्रोक वॉल्यूम चाहिए था ना वो इसने नहीं प्रोवाइड किया। सोडियम के इनफ्लक्स से ये 40 या 50 ml स्ट्रोक वॉल्यूम प्रोवाइड करता है, नोट कंप्लीट स्ट्रोक वॉल्यूम। तो सर जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि वो जो हमारा सारा ब्लड बाहर निकलना है वो कैसे निकलना है, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन चाहिए। अब आप ऐसे समझो कि आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, इसने 90% कॉन्ट्रैक्ट किया है, अभी इसने 100% कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। और अगर मैंने इसको 100% कॉन्ट्रैक्ट करवाना है तो उसके लिए मुझे किस चीज की जरूरत है, वो हम डिस्कस करते हैं फेज 2 और फेज 3 के अंदर। फेज 2 एंड फेज 3 के अंदर सबसे पहले सर देखते हैं कि सर फेज 2 के अंदर क्या होता है। ठीक है जी। फेज 2 में आपने याद रखना है, यहां पर आपका जो पोटाशियम है ना, ये थोड़ा सा हमारे से लीक आउट हो जाता है। देखिए जब आपका पोटेंशियल होता है ना 1 to 0, नहीं 0 to 1, 0 to 1 मिली वोल्ट, इस पोटेंशियल के ऊपर जाके ना आपका थोड़े से जो पोटाशियम के चैनल्स होते हैं ना ये ओपन हो जाते हैं, ये हमारे पास ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पोटाशियम होता है ये लीक आउट हो जाता है। थोड़ा सा पोटाशियम आपका लीक आउट हो जाता है। पोटाशियम मैं यहाँ पर लिखता हूँ लीक आउट। जो पोटाशियम हमारे पास लीक आउट होता है, अब यहाँ पर देखो फेज 1 है, फेज 1 के ऊपर नोटिस करो, नोटिस द फेज 1 के सर 1 से हमारा पोटेंशियल क्या आ रहा है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है। और ये क्यों नीचे आ रहा है, क्योंकि इंट्रासेलुलरली जो पोटाशियम आयंस थे वो हमारे से थोड़े से लॉस हो गए। पोटाशियम आयंस हमारे पास क्या हो गए सर, यहाँ पर लॉस हो गए, क्योंकि यहाँ पर आपके पास पोटाशियम के चैनल्स ओपन हो गए, वो वाले चैनल्स जिन्होंने पोटाशियम को पकड़ के सेल से बाहर निकाल दिए, पोटाशियम को पकड़ के सेल से बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से 1 से हमारा जो पोटेंशियल है वो देखो यहाँ पर नोटिस करो, ये 1 से नीचे कहां पर आ रहा है, अराउंड 0 के ऊपर आ रहा है। लेकिन इसका हमें फायदा होता है, जब आप पोटाशियम को लीक आउट करते हो तो इसका हमें फायदा होता है। वो फायदा क्या है कि अब आपके सेल को वो वाला पोटेंशियल मिल गया है, जिस पोटेंशियल के ऊपर आपके जो कैल्शियम चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो ये वाला पोटेंशियल जो एक नया पोटेंशियल क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ द ई फ्लक्स ऑफ द पोटाशियम, इस ई फ्लक्स से हमें फायदा क्या हुआ सर, हमें फायदा ये हुआ कि जो कैल्शियम के चैनल से वो कैल्शियम के चैनल्स ओपन हो गए। ओ माय गॉड, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल कि सर हमारे पास जब थोड़ा सा हमने पोटेशियम को लीक आउट किया ना, तो पोटेंशियल जब 1 से 0 तक आता है तो उस दौरान हमें फायदा ये हुआ
कैल्शियम चैनल्स ओपन हो गए। एंड यू नोटिस हियर, एक कैल्शियम के आयन के ऊपर दो पॉजिटिव आयंस हैं, तो इसका मतलब कैसे यहाँ पर बहुत ज्यादा जो पॉजिटिविटी है ना, कैल्शियम के सेल के अंदर आने की वजह से बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि सोडियम आयंस तो आगे बहुत ज्यादा थे, लेकिन पोटाशियम चूंकि हमारे पास पॉजिटिव 2 वाला आयन है, केटाइन है सेल के, तो सेल की जो पॉजिटिविटी होती है ना, वो हमारे पास काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इस कैल्शियम के सेल के अंदर आने की वजह से क्या होता है हमारे पास सर, कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम रिलीज। मैंने आपको पढ़ाया था ना, जो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि सर जब कैल्शियम सेल के अंदर आता है तो कैल्शियम क्या काम करवाता है, कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम रिलीज करवाता है। तो ये कैल्शियम ऐसे ही करता है, यहाँ पर आके कैल्शियम को रिलीज करवाएगा। जब कैल्शियम रिलीज होगी तो कैल्शियम का मेन काम क्या होता है सर, स्लाइडिंग ऑफ फिलामेंट्स। स्लाइडिंग ऑफ फिलामेंट्स का क्या मतलब होता है सर, कॉन्ट्रैक्शन। तो जो आपके पास 90% पहले कॉन्ट्रैक्शन थी, जो 10% कॉन्ट्रैक्शन रह जाती है, जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आपकी रह जाती है, ये कैल्शियम क्या करता है, उस स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन को आकर प्रोवाइड करता है। जब उसको प्रोवाइड करता है, नाउ देयर इज अ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड देयर इज अ कंप्लीट आउटफ्लक्स ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम। जो हमने 60 ml करना था, अब 60 ml आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये हमने लिखना है किस फेज के अंदर, फेज 3 में। यहां पर हम लिखेंगे सर फेज 3। फेज 3 के अंदर सर क्या हुआ, फेज 3 में सर हमारे पास दो काम हुए। एक तो उस फेज में क्या हो रहा था, जो पोटाशियम थे वो सेल से बाहर जा रहे थे, मतलब पोटाशियम इफ्लक्स हो रहा था। लेकिन उसके इफ्लक्स से हमें फायदा ये हुआ कि कैल्शियम का इनफ्लक्स हो गया। सर फेज कैल्शियम आगे सेल के, पीछे नहीं लिख दिया आपने? जी जी, सर फेज आगे ओ पीछे सॉरी नहीं सॉरी, लिख दिया जी जी आपने? जी, सॉरी 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 सॉरी, फेज गलत लिख लिया, फेज अब लिख लिया उसको। फेज 1 और फेज 2, फेज 1 एंड फेज 2, गुड हो गया जी। यहाँ पे लिखें फेज 0 से फेज 1 एंड देन द फेज 2। ठीक है जी। और फेज 2 के अंदर क्या हो रहा है सर, कैल्शियम का इनफ्लक्स हो रहा है। जब कैल्शियम का इनफ्लक्स होगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कैल्शियम सेल के अंदर आए, कैल्शियम ने क्या करवाया, कैल्शियम इंड्यूस्ड, जो पूरा मैकेनिज्म हमने पहले पढ़ा हुआ, कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम रिलीज। तो एट द एंड हुआ क्या सर, इंट्रासेलुलरली बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी इंक्रीज हो गई है, सेल को मतलब कि और ज्यादा पोटेंशियल मिल गया, जिसकी वजह से सेल क्या करता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। और इस स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता क्या है सर, कंप्लीट 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 द आउटपुट और कंप्लीट द स्ट्रोक वॉल्यूम। कि जितना स्ट्रोक वॉल्यूम अब आपको चाहिए था, वो स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे पास अचीव हो जाता है। कब अचीव होता है, जब आपका कैल्शियम सेल के अंदर आता है। इसलिए आपने अक्सर सुना होगा कि यार जो कैल्शियम है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल के लिए। हमने वहां पर डाइजोक्सन का मैकेनिज्म भी आप देखते हैं, उसमें भी कैल्शियम के, यही हम कैल्शियम का इन्फ्लक्स ही कम कर, मतलब इंट्रासेलुलर कैल्शियम को इंक्रीज करवाते हैं। तो कैल्शियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अक्सर स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर जो हमारे पास फेज 0 होती है, वहां पर तो सोडियम इन्वॉल्व है, लेकिन ये जो कैल्शियम जो के बाद में आ रहा है, मतलब ज्यादा काम तो फिर कैल्शियम सोडियम का है। तो मैंने आपको एक चीज स्टार्ट के अंदर ही बता दी है, जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन है ना, वो कैल्शियम की वजह से ही होगी, इसलिए हम कैल्शियम को इतनी ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अगर आपके पास ये कैल्शियम नहीं है ना, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, हमें जितनी स्ट्रोक वॉल्यूम या जितना कार्डिक आउटपुट चाहिए था वो अचीव नहीं होता। इसलिए कैल्शियम हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन मायोसाइट्स। ठीक है सर, फेज 2 में पता चल गया। सर फेज 2 में हमारे पास जो कैल्शियम का इफ्लक्स हो रहा है और कैल्शियम का इनफ्लक्स है, इसलिए मैं इसको बैलेंसिंग फेज भी कहता हूँ। इसलिए इस फेज को थोड़ा सा क्या कहा जाता है सर, बैलेंसिंग फेज भी कहा जाता है, कि इसमें हमारा पॉजिटिव आयंस भी रिलीज भी हो रहा होता है, मतलब हम लॉस भी कर रहे होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जो पॉजिटिव आयन है वो हम अचीव कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर लिखूं, बाहर कौन जा रहा है, पोटाशियम, सेल के अंदर क्या चीज आ रही है, कैल्शियम आ रही है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपने याद रखनी है, दैट इज अ फेज 2। मैं ऊपर से आपको ग्राफ से भी अभी समझाता हूँ, ठीक है, लेकिन फिलहाल अपने ये फेजेस को यहाँ से समझ लें। नेक्स्ट आते हैं सर फेज नंबर 3। फेज नंबर 3 वही ना, तंग कर रही है फेज नंबर, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर फेज 3 है, फेज 3। अब देखिए हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हमने प्रोवाइड कर ली है। अब कॉन्ट्रैक्शन के बाद हमें किसकी तरफ आपने हार्ट ने, जितना आपने हार्ट ने काम करना था, जितना उसका पोटेंशियल था, वो उसने एक्शन परफॉर्म कर लिया। अब हम चाहते हैं कि सर सेल हमारा डायस्टोल में जाए, सेल सर हमारा जो सेल है वो रिपोलराइजेशन में जाए।
ताकि हम क्या कर सकें, दोबारा इसकी फिलिंग करवा सकें, और फिलिंग करवाने के बाद दोबारा हम इसकी क्या करवाएं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी परफॉर्म करवाएं इससे। तो फेज 3 के अंदर सर जो हमारे पास काम होता है, दैट इज द ओपनिंग ऑफ ऑल पोटाशियम चैनल्स, कि जितने भी पोटाशियम होते हैं ऑलमोस्ट जो पोटाशियम चैनल्स होते हैं वो यहाँ पर ओपन होना शुरू हो जाते हैं। कौन से पोटाशियम सर? जो आपके पास रेक्टिफायर्स होते हैं, मतलब जिन्होंने पोटाशियम को सेल से बाहर फेंक रहे होते हैं। ये पोटाशियम है, ये पोटाशियम का चैनल है, ये चैनल है। अब जब हमारे पास देखें कॉन्टेक्टिलिटी आपने परफॉर्म कर लिए, कॉन्टेक्टिलिटी परफॉर्म करने के बाद जो हमारे दूसरे चैनल्स होते हैं पोटाशियम के, नाउ दे स्टार्टेड टू ओपन। अब ये पोटाशियम के चैनल्स क्या होंगे सर, यहाँ पर ओपन होंगे। इनके ओपन होने की वजह से जो पोटाशियम आयन जो कि पॉजिटिव आयन है वो क्या होंगे सर, सेल से लॉस होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से सेल से, ये देखो ये भी पोटाशियम है, ये भी पोटाशियम है, ये सेल से बाहर जा रहे हैं। जब पॉजिटिव आयन सेल से बाहर जाएंगे तो सेल के अंदर इंट्रासेलुलर पॉजिटिविटी कम होगी या ज्यादा होगी सर? जाहिर बात है इंट्रासेलुलर पॉजिटिविटी हमारे पास कम होगी। जब इंट्रासेलुलर पॉजिटिविटी कम होगी, सेल आपका रिलैक्सिंग फेज में जाएगा, सेल आपका रीपोलराइजेशन फेज में जाएगा। क्योंकि हमें रिपोलराइजेशन भी तो इंपॉर्टेंट है, डायस्टोल भी तो इंपॉर्टेंट है, ताकि हम डायस्टोल करेंगे तो हम नेक्स्ट सिस्टोल करेंगे ना। तो फेज 3 के अंदर आपने बच्चों याद रखना है सर, यहां पर पोटाशियम चैनल्स ओपन, पोटाशियम चैनल्स ओपन हो गए। जो हमारे पास पोटाशियम है, इस पोटाशियम का इफ्लक्स होगा। जब पोटाशियम का इफ्लक्स होगा, इंट्रासेलुलर जो पॉजिटिविटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब इंट्रासेलुलर पॉजिटिविटी कम हो जाएगी, हमारा सेल रेस्टिंग फेज में या रीपोलराइजेशन फेज में चला जाएगा। रीपोलराइजेशन फेज, और रीपोलराइजेशन फेज क्या होती है सर, डायस्टोलिक या रेस्टिंग फेज होती है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास थी फेज नंबर 3। अब आते हैं सर फेज नंबर 4 क्या है। देखो अब आपने यहाँ पर इमेजिन करना है साथ साथ कि हमारे सेल के साथ हो क्या रहा है। हमारे सेल का जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो रहा है, इसके जो पॉजिटिव आयन है वो सेल से बाहर जा रहे हैं। जब पॉजिटिव आयन सेल से बाहर जा रहे हैं तो इंट्रासेलुलरली नेगेटिव आयंस सेल के इंक्रीज हो रहे हैं। अगर इंट्रासेलुलरली नेगेटिव आयंस इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका पोटेंशियल भी ड्रॉप हो रहा है, मतलब -70 से -80 होगा। फिर जब इसका पोटेंशियल हमारे पास, यहाँ पर मैं कहां पर बना लेता हूँ फेज नंबर 4, नहीं कैसे गलत हो जाएगा, चलो इधर ये यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। फेज नंबर नेक्स्ट कहते हैं 4। 4 फेज को मैं कहता हूँ रेस्टिंग फेज। इस फेज के दौरान हमारे पास सेल क्या होता है, डायस्टोलिक फेज में होता है, कंप्लीट डायस्टोल में आ गया। अब वो रिलैक्सिंग फेज में आ गई। अब जब उसको दोबारा ट्रिगर मिलेगा फिर वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी की तरफ जाएगा। तो फेज नंबर 4, और इसके अगर आप आगे लिख लोगे ना रेस्टिंग फेज तो आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, इस ज्यादा देर तक ये याद रहेगी, रेस्टिंग फेज। और इस रेस्टिंग फेज के अंदर हुआ क्या सर, इस रेस्टिंग फेज में क्योंकि हमारा जो पोटाशियम है वो बहुत ज्यादा लीक आउट हो गया, वो बहुत ज्यादा सेल से इफ्लक्स कर गया, सेल से बाहर चला गया। तो सेल का जो इंट्रासेलुलर पोटेंशियल था वो हमारे पास बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया। कितना आ गया था, -85। कुछ ने -90 भी लिखा हुआ है, लेकिन -85 इज द रेस्टिंग पोटेंशियल। मैंने शायद आपको आगे भी बताया था, ये आपका रेस्टिंग पोटेंशियल है। और रेस्टिंग पोटेंशियल बच्चे याद रखिएगा किस वजह से जनरेट होता है, बिकॉज ऑफ द लीकेज ऑफ पोटाशियम चैनल्स, पोटाशियम आयंस। यहाँ पर इनका लीकेज जब होता रहेगा, पोटाशियम आयन सेल से बाहर जा रहे हैं, पॉजिटिव आयन सेल से, लीकेज ऑफ पोटाशियम आयंस, लीक आउट करें ना, देखो सारे बाहर चले गए। इंट्रासेलुलरली नेगेटिविटी ज्यादा होगी है, और नेगेटिविटी ज्यादा होगी तो पोटेंशियल सेल का कम हो जाएगा। जब पोटेंशियल कम हो जाएगा, नाउ इट्स अनएबल टू परफॉर्म एक्शन। अब जब दोबारा इसे एक्शन परफॉर्म करवाना है तो मैं क्या करूंगा, इसको ट्रिगर प्रोवाइड करूंगा। वो ट्रिगर क्या करेगा, सोडियम चैनल्स को ओपन करेगा। सोडियम चैनल जब ओपन हो गए, दोबारा फिर सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, डीपोलराइजेशन होगी। डीपोलराइजेशन के बाद सेल कॉन्ट्रैक्टिलिटी में जाएगा। उसकी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्टिलिटी करवाने के लिए हमारे जो कैल्शियम चैनल्स हैं वो भी ओपन होंगे। कैल्शियम चैनल्स ओपन होके स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाने के बाद फिर हमने सेल को रिलैक्सिंग फेज में लेके जाना होता है। और रिलैक्सिंग फेज के लिए हमारे जो पोटाशियम चैनल्स होते हैं वो ओपन होते हैं। पोटाशियम का सेल से लीक आउट होना शुरू हो जाता है। जब पोटाशियम सेल से बाहर 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 जा रहे हैं, पोटेंशियल आपका ड्रॉप होता जा रहा है। लेट्स सपोज
1 से 0, 0 से -10, -20, -30, -50, -70, -85। जब -85 के ऊपर आता है तो आपको रेस्टिंग फेज, मतलब उस फेज में सेल आपका कुछ भी नहीं कर रहा होता, सिर्फ वो रेस्टिंग फेज मतलब डायस्टोलिक फेज में होता है। ये वाली फेज है जब आपका हार्ट डायस्टोलिक फेज में होता है। इस फेज के दौरान आपके पास हार्ट की जो फीलिंग होती है ना, वो हो रही होती है। ठीक है बच्चे, ये चीज आपने क्या रखनी है, यहाँ पर याद रखनी है। मैं डायग्राम से थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डायग्राम के अंदर क्या क्या चीजें हैं। देखिए -85 था, और उसके बाद देखो सोडियम सेल के अंदर आया, सोडियम सेल के अंदर आया, इसका पोटेंशियल इंक्रीज हुआ -70। जब -70 हुआ तो इंट्रासेलुलरली बहुत ज्यादा सोडियम सेल के अंदर आया। जब हमारे पास बहुत ज्यादा इंट्रासेलुलर पॉजिटिव सेल के अंदर आएंगे, पोटेंशियल हमारे पास 0 तक जाता है, 0 से 1 तक जाता है। इस दौरान कॉन्ट्रैक्टिलिटी होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी, जब हमारे पास 1 तक जाता है तो थोड़े से जो पोटेशियम के चैनल्स होते हैं वो ओपन होते हैं, लीकी चैनल्स पोटेशियम को थोड़ा सा रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से 1 से 0 तक दोबारा आता है। 1 से 0 तक दोबारा जब आता है तो उस दौरान हमारे पास जो कैल्शियम के चैनल्स हैं वो ओपन होते हैं। कैल्शियम के चैनल जब ओपन होते हैं तो हमारे पास इंट्रासेलुलरली बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। जब इंट्रासेलुलर पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग फेज 2। ठीक है, ये फेज 2 के दौरान स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होती है। जब स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगी, हम हमने सेल को रिलैक्सिंग फेज के अंदर लेके जाना है, जिसकी वजह से जो पोटेशियम चैनल्स होते हैं वो ओपन होते हैं। एंड नाउ इट कंटिन्यूसली देयर इज अ इफ्लक्स। इफ्लक्स का मतलब होता है सेल से बाहर जाना, कंटिन्यूसली इफ्लक्स ऑफ द पोटेशियम। जब इसका इफ्लक्स होता रहेगा तो ये पोटेशियम देखो, ये देखो ऐसा ऐसा क्या आ रहा है, 0 से -10, -20, -30, -70, -85। तो यहाँ पर आके जब -85 होता है तो आपके सेल की रेस्टिंग फेज, या जिसको फेज 4 कहता हूँ, वो अचीव हो जाती है। और इस रेस्टिंग फेज के अंदर भी बच्चे याद रखना है, यहाँ पर भी कंटिन्यूसली जो आपके पास पोटेशियम होता है ना, इसका इफ्लक्स होता रहता है, इसका लीकेज होता रहता है साथ। ठीक, ये बात आपने यहाँ पर याद रखनी है। दीज आर द 5 फेजेस। फेज 0 कौन सी है, अप स्ट्रोक या डीपोलराइजेशन वाली। 1 कौन सी है, जिसमें पोटेशियम लीक आउट करता है। 2 कौन सी है, प्लेचू वाली, मतलब उस दौरान जितना पोटेशियम बाहर जा रहा होता है उतना कैल्शियम सेल के अंदर आ रहा होता है। जब कैल्शियम सेल के अंदर आता है हम स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं इस फेज के दौरान। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है तो फेज 3 के दौरान हमारे पास पोटेशियम चैनल्स ओपन होते हैं, पोटेशियम सेल से बाहर जाता है, सॉरी फेज 3 के दौरान। और फिर हमारे पास जब पोटेशियम सेल के अंदर जाता है तो फेज 4 अचीव होती है, जिसमें आपका सेल दोबारा रेस्टिंग फेज में चला जाता है। अब जब दोबारा कॉन्ट्रैक्टिलिटी करवानी, मुझे दोबारा ट्रिगर प्रोवाइड करना पड़ेगा, और ये तमाम फेजेस आपके पास रिपीट हो जाएंगी। ठीक है, ये चीजें आपने यहाँ पर याद रखनी है। सर आपने बताया था कि सोडियम और जो कैल्शियम, सोडियम 90% कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और कैल्शियम काफी इंपॉर्टेंट है इसकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो ये क्यों नहीं लीक आउट होंगे? पोटेशियम तो निकल गया, लेकिन ये तो अभी होंगे ना, तो नेगेटिव आयंस फिर भी ज्यादा कैसे हो सकते हैं? सोडियम 90% कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, तो ये भी लीक आउट होंगे तो नेगेटिव आयंस ज्यादा होंगे ना, तो इसका कैसे जी जी होगा? सर, मेरी बात सुने। हमारे पास एक पंप होता है, उस पंप को हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है जी, वो अब यहाँ पर ये भी तो क्वेश्चन होता है ना कि सर जो आपने कहा कि पोटेशियम तो सेल से इतने लीक आउट होते जा रहे हैं, मैंने आपको सिर्फ पोटेशियम को सेल से बाहर निकाला है, मैंने अंदर लाने की एक दफा भी बात नहीं की। ठीक है, वो जो पोटेशियम सेल के अंदर आता है ना, वो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से, क्योंकि सिमल्टेनियसली वो वाले पंप्स भी आपके पास काम करते हैं। जब वो वाले पंप्स आपके पास बच्चे काम करते हैं ना, तो वो उनका काम क्या होता है, सोडियम को बाहर फेंकना, पोटेशियम को सेल के अंदर लेके आना। तो वो सोडियम को आपके पास बाहर फेंक रहे होते हैं और पोटेशियम को साथ साथ सेल के अंदर भी लेके आ रहे होते हैं। तो उसकी और वजह से कैल्शियम? इंट्रासेलुलर, भाईजान कैल्शियम आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाता है। मैंने आपको जब एक्शन पोटेंशियल पढ़ाया था ना, तो उसमें मैंने कहा था कि कैल्शियम क्या करता है सर, कैल्शियम आके हमारे पास कॉन्टेक्टिलिटी करवाता है, स्लाइडिंग करवाता है। उसके बाद ये कैल्शियम दोबारा कहाँ पर, जो आपके पास रिसेप्टर्स का नाम था रैनोडिन रिसेप्टर्स, वो रिसेप्टर आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। वो उन कैल्शियम जो आपके पास साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको पकड़ के सेल के उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर लेके चला जाता है, उनको हम स्टोर कर लेते हैं। दोबारा जब कैल्शियम का बाहर से इन्फ्लक्स होगा, दोबारा कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम रिलीज होगा, दोबारा आपके पास कॉन्टेक्टिलिटी हो जाएगी। ठीक है, वो मीन्स के सेल के अंदर ही स्टोर हो जाता है कैल्शियम जी जी सार्कोप्लाज्म। और सर ये 200 200 मिली सेकेंड लिखा हुआ है इसमें टोटल टाइम, ये टोटल जो जी जी प्रोसेस है इसको होने में कितना टाइम जी जी, लगता है? ये 200 मिली सेकेंड है, ये वो वाला टाइम है जिस दौरान हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी से लेकर रिलैक्सिंग फेज तक का दौरान, मतलब पूरा जो आपके पास एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है ना, कॉन्ट्रैक्शन हुई, उसके बाद जब हमारे पास पूरी रिलैक्सेशन हो रही है, रिपोलराइजेशन फेज, डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन फेज में पूरा हमारे पास 200 मिली सेकेंड टाइम लगता है। ठीक है, पोटेंशियल जो है वो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, -80, -70, 01। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी, क्योंकि
हम सिर्फ जो स्पेसिफिकली बात कर रहे होते हैं ना, हम उन्हीं आइंस की बात कर रहे होते हैं जो आपके एक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं डायरेक्टली। बाकी वो जो सारा इन्वायरमेंट होता है वो हम जो सेल की फिजियोलॉजी उसके अंदर हमने पढ़ा भी हुआ है। पोटाशियम सेल के अंदर कैसे आता है, सोडियम कैसे बाहर जाता है, कैल्शियम कहाँ से आ रहा है, कैल्शियम कहाँ सर से एक बाहर जा रहा क्वेश्चन है। है। जी जी सर, क्वेश्चन कर। सर आपने कहा था कि जीरो फेज में कोई ऐसी चीज आएगी जो ट्रिगर करेगी और ये सारा प्रोसेस स्टार्ट करवाएगी लाइक न्यूरॉन्स। हम्म। और सर जब फेज जीरो कंप्लीट हो जाएगी, वन कंप्लीट हो जाएगी, टू कंप्लीट हो जाएगी, जब सेल रिलैक्सेशन फेज में आ रहा है तब भी कोई ऐसी चीज आके उसको बताएगी कि अब तुमने कॉन्ट्रैक्शन बंद कर देनी है और अब से तुम रिलैक्सेशन स्टार्ट करो। क्योंकि आपने जैसे जरा आपको आपने आंसर किया है कि जो जी जी। कैल्शियम वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चला जाता है, लेकिन जो हम्म साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम था, जो कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम रिलीज करवा रहा था, जो साइटोप्लाज्म के अंदर आया था बाहर से, वो स्टिल हम्म। साइटोप्लाज्म में है सर। वो तो वो जो साइटोप्लाज्म वाला कैल्शियम है वो एससीआर मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर थोड़ी ना जा रहा है, जो उसके अंदर था वो बैक जा रहा है ना। तो वो जो साइटोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम था वो तो कंट्रैक्शन करवाता रहेगा सेल की। सर मेरी बात सुने। पहला जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि सर जो हमारे पास डीपोलराइजेशन में ट्रिगर होता है वो ट्रिगर तो आता है क्या, रीपोलराइजेशन में भी ट्रिगर आता है? नहीं भाई, रीपोलराइजेशन में ट्रिगर नहीं आता। रीपोलराइजेशन के अंदर आपके पास ये जो पोटेंशियल है, जो सेल का पोटेंशियल ही होता है, उस पोटेंशियल ने सारी चीजें डिसाइड करनी होती है। जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर सिर्फ आपने सोडियम को तंग करना है, आपने सिर्फ सोडियम का चैनल ओपन कराना है, सोडियम ने आगे सारे पोटेंशियल इसने जी चेंज करना है। सोडियम का पोटेंशियल चेंज हुआ, ये जब 1 पे जा रहा है, वो आपके पास पोटाशियम का इसने ओपन करवा दी। जब पोटाशियम थोड़ी सी लीक आउट हुई तो हमारे पास जो इंट्रासेलुलरली पोटाशियम जो पोटेंशियल होता है ना मेम्ब्रेन के ऊपर, वो पोटेंशियल इस तरह का क्रिएट हो जाता है जी जो जी। आपके पास फेवर करता है कैल्शियम के चैनल्स को। जब वो कैल्शियम के चैनल्स ओपन हो जाते हैं तो कैल्शियम सेल के अंदर आ जाता है। इस सेल के कैल्शियम के अंदर आने के बाद हमारे पास कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम का लीक आउट, ये तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास ऐसा पोटेंशियल उस मेम्ब्रेन पे क्रिएट करते हैं ताकि जो आपके पास स्लो स्लो पोटाशियम चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है जी। हमारे पास जी इन जी। पोटेंशियल ये जो चैनल्स होते हैं बच्चे, इनकी भी आगे डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इनकी भी डिफरेंट टाइप्स ओके होती हैं। सर। रैपिड रैपिड आपके पास मतलब कि चैनल्स होते हैं, स्लो चैनल्स होते हैं। और वो कब कब ओपन होते हैं, जैसे रिपोलराइजेशन में पहले रैपिड हो रहा है फिर स्लो हो रहा है, तो वो सारे डिपेंड करते हैं जी जी मेम्ब्रेन के पोटेंशियल के ऊपर। मतलब ये समझ लो, जैसे यार आपने देखा ना कि जी जी। कहीं सर पर एक अगर पार्किंग में बाइक्स लगी हुई ना, आपने सिर्फ एक बाइक को हाथ लगा दो, वो जितनी 1000 बाइक्स भी है ना वो सारी बाइक्स आपकी गिर जाएंगी। जी इसी जी तरह यहाँ पर आप सिर्फ सोडियम को ट्रिगर करो, बाकी जी जितने आपके पास पोटेंशियल हैं वो खुद ब खुद क्रिएट हो जाएंगे। जी आगे। जी। और सर सेकंडली आपने बताया था कि फेज फोर में स्टिल जो है वो पोटाशियम रिलीज होता रहता है ऐसा ऐसा ऐसा। सर अगर इतना रहेगा तो कोई स्कीमिया वगैरह का सीन नहीं बनेगा इसमें? भाई लीक आउट, मेरी बात सुने, रेस्टिंग फेज है ना, उस रेस्टिंग फेज में जी -85 है ना, मेम्ब्रेन ने ये वाला पोटेंशियल क्रिएट करवा के रखना है, ये मेंटेन रखना है। वो इसलिए जो, और ये मेंटेन होता कैसे, असल में ये मेंटेन उस टाइम होता है जब आपके लीकी चैनल, देखिए हमारे पास होते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल, हमारे पास होते हैं रैपिड ओपनिंग चैनल, हमारे पास होते हैं जैसे कैल्शियम के ये एल टाइप चैनल्स हैं, उसके हमारे पास होते हैं लीकी चैनल्स। जो जी जी। रेस्टिंग फेज में पोटाशियम के ओपन होते हैं वो लीकी चैनल्स होते हैं, मतलब सोडियम आहिस्ता से पोटाशियम आहिस्ता से लीक आउट होता रहता है, और हमारा जो वो पोटेंशियल होता है वो -85 ही रहता है। ठीक है, तो वो लीकी चैनल्स होते हैं जो ओपन रहते हैं। जी। ओके सर। ओके जी, नेक्स्ट आते हैं जी। जो मैं आपको बात कर रहा था कि वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रिगर, कि वो ट्रिगर कौन सा है जो क्या करेगा आगे आपके ऊपर वाले जो सेल को जिसने एक्टिवेट किया था, वो है हमारे पास ये पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल। ठीक है जी, पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल। सर पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल सबसे पहले हमें नजर कहाँ पर आता है, तो हम इसको डिफाइन करते हैं, द पोटेंशियल प्रेजेंट पोटेंशियल प्रेजेंट इन द पेस मेकर्स present in pacemakers to perform its action। और उसका एक्शन क्या है, टू ट्रिगर और स्टिमुलेट मायोसाइट।
टू स्टिमुलेट मायोसाइट। ठीक है जी। और सर हमारे पास पेसमेकर कौन कौन से? एवरीवन नो अबाउट सर, दीज आर टू इंपॉर्टेंट पेसमेकर, एसए एंड एवी नोड। अच्छा, इनका जो पोटेंशियल है ना, ये बहुत मजे का पोटेंशियल, अभी आपको इतना मजा आएगा ना कि सर हमारा हार्ट के अंदर जो ऑटोमेटिसिटी होती है, मेरा हार्ट जो खुद से कॉन्टैक्ट कर रहा होता है, उसकी रीजन क्या होती है? क्योंकि मेरे हार्ट को जो डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा होता है वो मेरा ब्रेन नहीं इसके अंदर होता। मेरा ब्रेन उस टाइम, आपकी सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स उस टाइम इन्वॉल्व होती हैं जब आपकी हार्ट रेट कम या ज्यादा होती है। लेकिन जब एक कंटिन्यू या जो आपके पास नॉर्मल हार्ट रेट मेंटेन रहती है ना, वो आपके हार्ट का अपना ही फंक्शन है। और वो फंक्शन किसकी वजह से होता है? वो इस एसए और एवी नोड की वजह से होता है। ठीक है माय सर, एसए एंड एवी नोड्स। अब थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि सबसे पहले देखें, एसए नोड के पास हमारे पास न्यूरॉन्स होती हैं। एसए नोड, एसए नोड आपके पास न्यूरॉन्स प्रोवाइड करता है या स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है एवी नोड को। ठीक है जी। एवी नोड हमारे पास आगे प्रोवाइड करता है किसको? बंडल ऑफ हीस को। यहाँ पर हम लिखते हैं बंडल ऑफ हीस, बंडल ऑफ हीस आ गया जी। बंडल ऑफ हीस क्या करता है सर? आगे हमारे पास दो टाइप्स की ब्रांचेस बनाता है। एक कौन कहते हैं? राइट बंडल ब्रांच। यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं इसको, राइट बंडल ब्रांच, और दूसरी हमारे पास होती है लेफ्ट बंडल ब्रांच। ठीक है जी। जो आपके पास राइट बंडल ब्रांच है, ये भी आगे जाके क्या बनाती है? परकंजी फाइबर्स। और जो आपकी लेफ्ट ब्रांच है, ये भी क्या बनाती है आगे जाके? परकंजी फाइबर्स। और जो आपकी परकंजी फाइबर्स है, इनमें सबसे ज्यादा आपकी हार्ट रेट होती है। अब एक चीज मैं आपको और लिखवाना चाहता हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट, आप लोग लिख लें, आई थिंक बुक्स के ऊपर नहीं लिखी हुई। जो आपका एसए नोड है ना, एसए नोड की वजह से कितनी बीट्स पर मिनट हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं सर? अगर एसए नोड है वो कितनी बीट्स एक मिनट में करवाता है? डेट इज अराउंड 60 to 100 बीट्स पर मिनट। ठीक है जी। उसके बाद जो आपका एवी नोड है ना, एवी नोड थोड़ा सा स्लो होता है। एवी नोड्स की वजह से जो बीट्स हमारे पास होती है ना, इट्स समहाउ अराउंड 40 to 60 बीट्स पर मिनट। ठीक है। इसलिए हमारा जो लेफ्ट एट्रियम है वो पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसकी थोड़ी सी फेज के बाद आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट कहेंगे कि सर आपने कहा कि एसए नोड मतलब 100 बीट्स आपके एटीएम्स के अंदर हो रही है, वेंट्रिकल्स के अंदर 100 बीट्स नहीं हो रही। बच्चे वेंट्रिकल्स के अंदर भी 100 बीट्स होती हैं, लेकिन वो थोड़ी सी डिले होती हैं। वो जो बीट्स क्रिएट होती हैं वो आपके परकंजी फाइबर्स की वजह से होती हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ना परकंजी फाइबर्स भी हमारे 100 से ज्यादा वो बीट्स करवा देता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एक चीज आपने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। एसए नोड आपके पास 40 to 100 बीट्स पर मिनट करवाता है। जो एवी नोड है वो 40 to 60 बीट्स पर मिनट करवाता है। लेकिन इससे आगे जो बंडल ऑफ हीस, राइट बंडल ब्रांच, जो लेफ्ट बंडल ब्रांच, वो जो परकंजी फाइबर्स निकलते हैं, वो भी जो बीट्स पर मिनट करवाते हैं उनकी चेंज होती है, और उनकी एवी नोड से ज्यादा होती है। उनकी जो सबसे ज्यादा बीट्स करवाते हैं वो आपके परकंजी फाइबर्स करवाते हैं। इस वजह से परकंजी फाइबर्स क्योंकि आपके वेंट्रिकल्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, इसलिए आपके वेंट्रिकल ज्यादा जोर से और एक नॉर्मल कॉन्ट्रेक्टिलिटी और बीट्स को कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी आपने ऊपर फेजेस याद रखनी। अब आते हैं कि सर ये जो हमारे पास स्टिमुलेशन प्रोवाइड कर रही है, जाहिर बात है इसके अंदर भी कोई ना कोई पोटेंशियल क्रिएट होगा, क्योंकि हमने इसको नाम क्या दिया हुआ सर? हमने इसको नाम दिया हुआ है पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल। तो इस पेस मेकर के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, वो पोटेंशियल कहाँ से जनरेट होता है? उसकी भी मेन स्टोरी वही है कि सर उस सेल के अंदर भी क्या होना चाहिए? इंट्रासेलुलरली पॉजिटिविटी ज्यादा होना चाहिए। आपकी जो न्यूरॉन्स है ना, इन न्यूरॉन्स के अंदर भी पॉजिटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। जब इन न्यूरॉन्स के अंदर भी पॉजिटिविटी ज्यादा होगी तो ये न्यूरॉन्स भी क्या करेंगी? डीपोलराइज होंगी। इनके अंदर भी करंट है, जैसे हम कहते हैं ना कि ये वायर के अंदर करंट है, तो इन न्यूरॉन्स के अंदर भी वो करंट जनरेट होता है, वो पोटेंशियल जनरेट होता है। लेकिन वो जनरेट कैसे होता है? वो भी हमारे पास ये पॉजिटिव आयंस की वजह से होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी स्टोरी चेंज है। स्टोरी इसलिए चेंज है कि ये मोस्टली डिपेंड करते हैं कैल्शियम चैनल्स के ऊपर, या आपकी कैल्शियम आयंस के ऊपर, या कैल्शियम के टाइम्स के ऊपर। जो हमारे पास पहले था, वो जो वहां पर हमने डीपोलराइजेशन करवाई थी ना, जो उसकी जीरो फेज थी, वो आपके सोडियम की वजह से थी। यहाँ पर जो आगे मैं आपको बताऊंगा फेज भी, वो आपके पास कैल्शियम की वजह से होती है। तो मेन जो आपके पास केटाइन होता है ना, वो न्यूरॉन्स के अंदर, वो आपका कैल्शियम होता है। ये बात आपने पहले याद रखनी है। वहां पर डीपोलराइजेशन या जीरो फेज को अगर मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखो, वहां पर जीरो फेज को सोडियम कंट्रोल करता है,
यहाँ पर जीरो फेज को हमारे पास कैल्शियम कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि सर जो पेसमेकर एक्शन पोटेंशियल है इसकी क्या क्या फेजेस हैं। बच्चे दो फेजेस जो है ना वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती। तो इसमें हमारे पास आती है फेज जीरो आती है। दो फेजेस जो आपका एक्शन पोटेंशियल होता है ना इसका पेसमेकर का, उसमें प्रेजेंट नहीं होती। फेज जीरो प्रेजेंट है, उसके बाद हमारे पास फेज वन और फेज टू इसमें एब्सेंट होती है। इसमें डायरेक्टली प्रेजेंट होती है फेज थ्री एंड फेज फोर। और अगर आप दूसरी तरफ इसके ग्राफ को भी देखोगे ना तो आपको ग्राफ में नोटिस कर रहे हो वो जो प्लेचू है ना, ये जो ऊपर प्लेचू क्रिएट हुआ था कैल्शियम और पोटेशियम के, ये देखो ये प्लेचू वाली स्टेट आपके जो पेसमेकर एक्शन पोटेंशियल है ना इसके अंदर क्रिएट नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर हमें वो वाला जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन थी ना या जो वो स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है वो देखें ऑलरेडी कैल्शियम से आपको मिल जाता है, लेकिन वहां पर हमें कैल्शियम चाहिए होता है ताकि वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जनरेट कर सके, वो स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल प्रोवाइड कर सके। यहाँ पर आपको भाई पोटेंशियली कैल्शियम प्रोवाइड कर रहा है तो जाहिर बात है वो पोटेंशियल आपका स्ट्रॉन्ग ही होगा, इसलिए हमें यहाँ पर एज सोडियम की जरूरत नहीं पड़ती। और जो आपकी फेज वन और टू होती है वो आपके पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल के अंदर एब्सेंट होती है। लिख लें, मोस्टली स्टूडेंट को भूल जाता है कि आपके पास एब्सेंट कौन सी फेज होगी इसमें, एब्सेंट वन एंड टू फेजेस, ये वाली फेजेस आपके पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल में एब्सेंट होती हैं। आई थिंक ये भी एमसीक्यू है यूवर्ल्ड का या कहीं पर ना इस तरह का एमसीक्यू, लेकिन वो जितना मैं आपको बताता हूँ ना कि सिंपल, इतना वो सिंपल नहीं पूछते, वो थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं, वो आपके वो चैनल्स वगैरह को रिलेट करके पूछेंगे। अब आते हैं कि सर हमारे पास जो फेज जीरो है इस फेज जीरो के अंदर क्या क्या काम होता है। फेज जीरो, अब सबसे पहले तो हमें पता है कि सर जो फेज जीरो है चाहे वो ऊपर मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल की चाहे वो हमारे पास पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल की, यहाँ पर आपके पास होनी डीपोलराइजेशन। अगर आप यहाँ पर नोटिस करो ना, ये देखो फेज जीरो, ये फेज जीरो भी क्या करवा रही है, देखो इसके अंदर भी आपका जो पोटेंशियल है वो क्या कर रहा है -40 से जीरो तक जा रहा है। यहाँ पर नोटिस करें -40 से जीरो तक पोटेंशियल जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर मेरे पास ये सेल है ना, ये आपका सेल है, इस सेल के अंदर लेट्स सपोज पहले मैं कहता हूँ नेगेटिविटी ज्यादा है, यहाँ पर नेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है। इस सेल को स्टिमुलेशन मिलती है और उस स्टिमुलेशन के बाद क्या होता है कि आपके जो कैल्शियम चैनल्स हैं वो कैल्शियम चैनल हो जाते हैं ओपन, यहाँ पर कैल्शियम चैनल हो गए ओपन, और जो कैल्शियम है ये सेल के अंदर आना शुरू होगा, तो जिसकी वजह से ये जो नेगेटिव आइंस है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव आइंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब इंट्रासेलुलरली जो वो पोटेंशियल है ना वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। जब ये पोटेंशियल आपके पास इंक्रीज होगा, दो चीजें आपने याद रखनी है। पहले जो इसका रेस्टिंग पोटेंशियल था वो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है -40। कितना पोटेंशियल है हमारे पास सर, -40 इसका रेस्टिंग पोटेंशियल है। और उसके बाद इस -40 के ऊपर आपके जो कैल्शियम चैनल्स हैं ये ओपन होते हैं। -40 के ऊपर, -40 के ऊपर कैल्शियम चैनल एल टाइप कैल्शियम चैनल, एल टाइप, क्योंकि डिफरेंट टाइप के कैल्शियम चैनल्स होते हैं। जो ब्रेन की न्यूरॉन्स होती है उनके अंदर सी टाइप होते हैं आई थिंक। ये जो एल टाइप कैल्शियम चैनल्स है ना ये -40 के ऊपर ओपन होते हैं। कितने ऊपर, -40। इसका जो थ्रेश होल्ड है ना वो -40 है। कैल्शियम चैनल्स का बच्चे जो थ्रेश होल्ड है वो -40 है। एक बात याद रखिएगा, इसी जो पूरी आपके हार्ट के अंदर असल गेम है ना वो इस -40 की। मैं अभी आपको बताता हूँ वो सारी गेम कैसे है। जितनी कॉन्ट्रैक्टिविटी वगैरह होनी है वो सारी इसने करना। -60 के ऊपर सबको मैं आता हूँ, दैट इज समथिंग एल्स। वो आपके पास रेस्टिंग फेज के अंदर होते हैं। तो -40 जैसे ही ये वाला पोटेंशियल क्रिएट हुआ, ये -40 इसका थ्रेश होल्ड है। जब -40 के ऊपर यहाँ पर देखो आएगा, आपके पास कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे, कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे, इंट्रासेलुलरली पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, इंट्रासेलुलरली पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, सेल को पोटेंशियल मिलेगा, सेल आपका डीपोलराइज कर जाएगा, आपकी न्यूरॉन डीपोलराइज कर जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि सर इस -40 से जब आपका आगे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा पोटेंशियल, तो इसकी वजह से डीपोलराइजेशन, मतलब कि इंट्रासेलुलरली पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, और इंट्रासेलुलरली पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी तो इस सेल के अंदर इतना पोटेंशियल होगा, ये क्या करेगा आगे जाके मायोकार्डियम को स्टिमुलेट या ट्रिगर करेगा। जब ये खुद एक्टिवेट होगा ना फिर जाके ये एक्टिवेट करेगा। जब ये खुद आपके पास एक्टिवेट नहीं होगा तो आपको ये मायोकार्डियम को भी एक्टिवेट नहीं करता। तो फेज जीरो में क्या याद रखना है सर, फेज जीरो में -40 का, यहाँ पर देख भी लो आप, -40 का थ्रेश होल्ड है। -40 के ऊपर जाके आपके कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं, एल टाइप कैल्शियम चैनल्स। कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है तो इंट्रासेलुलरली पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है,
इसके पास इतना पोटेंशियल आ जाता है कि ये क्या करता है, एक्टिवेट होके आगे मायोकार्डियम को ट्रिगर करता है। इस पॉइंट के ऊपर जाके ये उसको ट्रिगर कर देता है, क्योंकि ये खुद एक्टिवेट है तो आगे मायोकार्डियम को भी एक्टिवेट कर देता है। फिर उसके अंदर जो पोटेंशियल जनरेट होना होता है वो आपके सोडियम जो सारी इंट्रासेलुलर पॉजिटिविटी सोडियम आने की वजह से आगे उसके अंदर भी हो जाएगी। तो दैट इज अ फेज जीरो। मैं फिर कह रहा हूँ -40 थ्रेशोल्ड है। अभी इसके ऊपर मैंने मेन चीज आपको बतानी है, -40 के बाद इंट्रासेलुलर पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट आते हैं सर हमारे पास नेक्स्ट फेज कौन सी है, क्योंकि इसके अंदर फेज 1 और फेज 2 नहीं है। अगर यहाँ पर आप नोटिस करो, देयर इज नो फेज 1 एंड देयर इज नो फेज 2। डायरेक्ट कौन सी फेज आ रही है सर, फेज 3। तो पहले आपके पास डीपोलराइजेशन हुई, सिंपल सी बात है इसमें, ये इजी है। पहले हमारे पास डीपोलराइजेशन हुई और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाती है सर, रीपोलराइजेशन। मतलब डायरेक्ट फेज 1 और फेज 2 की इसको जरूरत ही नहीं पड़ती, ये डायरेक्ट जाता है फेज 3 के अंदर। फेज 3 में क्या होती है सर, पोटाशियम चैनल्स हमारे पास ओपन होते हैं। यहाँ पर पोटाशियम चैनल्स आपके पास ओपन होते हैं, पोटाशियम का यहाँ से भी ई फ्लक्स होगा। पोटाशियम बेचारे के साथ हर जगह पर ज्यादती होती है, लेकिन यहाँ पर जो पोटाशियम के साथ ज्यादती होती है ना, ये सोडियम के साथ भी ज्यादती कर देता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे। फेज 3 के अंदर जाकर सर पोटाशियम का ई फ्लक्स होगा। जब पोटाशियम का ई फ्लक्स होगा तो जो आपकी न्यूरॉन है ये आपके पास रीपोलराइजेशन में जाएगी, मतलब रेस्टिंग फेज में चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर ना जाते जाते पोटाशियम एक बड़ा काम खराब कर देता है। बच्चे आपने नोटिस करी, जो मैं आपको अभी चीज दिखाने लगा, ये अगर पॉइंट समझ आ गया आपको सारे पोटेंशियल समझ आ जाएंगे। हमारे पास नॉर्मली -40 को आप देखो, -40 के ऊपर जाकर ना आपके पोटाशियम को चाहिए था कि वो क्लोज हो जाता, ताकि आगे जो नेक्स्ट हमारे पास फेज स्टार्ट होनी है ना, दोबारा फिर -40 के ऊपर कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो, दोबारा फिर डीपोलराइजेशन हो जाए, फिर हमारे पास पोटाशियम सेल से बाहर निकले, दोबारा फिर 0 से -40 के ऊपर आपका पोटेंशियल आ जाए। लेकिन आप नोटिस करो कि ये जो येलो लाइन है ये -40 के ऊपर नहीं रुक रही, मतलब सेल से बहुत ज्यादा पोटाशियम सेल से बाहर चला जाता है। ये पोटेंशियल हमारे पास कितना आ जाता है, -60। कितना पोटेंशियल आ जाता है, -60। मतलब जब पोटाशियम सेल से बाहर जाना शुरू करता है इस फेज के अंदर, तो बहुत ज्यादा जो पोटाशियम होता है ना वो सेल से बाहर चला जाता है। सेल का जो पोटेंशियल होता है वो -40 से गिर के, मतलब और ज्यादा गिर रहा है, वो -60 के ऊपर आ जाता है। समझ रहे? अब ये जो -60 है ये क्या करेगा, -60 के ऊपर जाकर, क्योंकि हमने -60 से -40 तो लेके आना है, क्योंकि हमें पता है -40 के ऊपर जाके तो कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे, दोबारा फिर थ्रेशोल्ड होगा, डीपोलराइजेशन होगी, दोबारा फिर ट्रिगर मिलेगा मायोकार्डियम को। लेकिन मैं -60 से -40 को कैसे अचीव करूंगा, ये मेरा मेन काम है, क्योंकि पोटाशियम ने काम खराब कर दिया। पोटाशियम ने जो थ्रेशोल्ड था उससे भी नीचे पोटेंशियल को गिरा दिया है, ज्यादा सेल से बाहर निकल के। और मैंने क्या करना है, अब इस -60 को जो हमारे पास पोटाशियम के बाहर जाने की वजह से हुआ है, दोबारा फिर इसको कहां पर लेके आना है सर, इसको -40 तक लेके आना है। लेकिन -40 तक लाने के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, एक स्पेशल चैनल की जरूरत पड़ती है। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ सर, स्पेशल चैनल की जरूरत पड़ती है। इस चैनल को हम कहते हैं फनी करंट भी कहा जाता है, फनी चैनल भी कहा जाता है, मिक्स्ड सोडियम पोटाशियम चैनल्स भी कहा जाता है। लेकिन आपने इसको कहना है फनी चैनल। आपको याद होगा फनी सोडियम चैनल, उस फनी सोडियम चैनल का क्या काम होता है। नाउ हमारे पास स्टार्ट होगी फेज 4। फेज 4 में क्या होगा, फेज 4 में देखिए मसला क्या है, मसला ये है कि -40 से -60 मतलब पोटेंशियल और गिर गया। अब मैंने इसको दोबारा -60 से -40 तक लेके जाना है, ताकि दोबारा जो कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो, डीपोलराइजेशन हो जाए, क्योंकि कैल्शियम ने ज्यादा रीपोलराइजेशन करवा दी है। तो ये -40 थ्रेशोल्ड अचीव करवाने के लिए, -60 से -40 तक जाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है फेज 4 की। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ -60 टू -40 मिली वोल्ट, क्योंकि देखिए -60 से -40 तक जाना है तो आपको पॉजिटिव आयन की जरूरत पड़ेगी, वही इस पोटेंशियल को इंक्रीज करवा सकते हैं। और वो पॉजिटिव आयन कौन सा होता है सर, फनी सोडियम चैनल। यहाँ पर आपने लिखना है फनी सोडियम चैनल्स। ये फनी सोडियम चैनल्स बच्चे ओपन होंगे तो ये क्या करेंगे, ये -60 से लेकर -40 -60, ये जो आपके पास ये देखो ना, यहाँ पर भी आप देख लो फेज 4। फेज 4 क्या करिए, -60 से -40 तक लेके जा रही है, और -60 तक लेके कौन आया है, आपका ये पोटाशियम। तो -60 से -40 जाने के लिए आप क्या करते हो, आप पोटाशियम मतलब कि
ये स्पेसिफिक टाइप के हैं, इनको इसलिए हम कहते हैं फनी सोडियम चैनल्स। ये फनी सोडियम चैनल्स क्या करेंगे, -60 से -40 पोटेशियम को अचीव करवाएंगे। जैसे ही हमारे पास -40 होगा तो दोबारा फिर क्या हो जाएगा सर, कैल्शियम का इन्फ्लक्स, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, डिपोलराइजेशन होगी, दोबारा फिर रिपोलराइजेशन होगी, दोबारा फिर -40 से -60 आएगा, दोबारा फिर सोडियम के चैनल्स क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो याद रखें एक चीज है, -60 के ऊपर आपके जो फनी सोडियम चैनल्स हैं वो ओपन होते हैं, -40 के ऊपर आपके एल टाइप कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं। ठीक है, और अब आप नोटिस करो ये सारा काम खुद ब खुद हो रहा है। आपको किसी, मैंने कोई यहाँ पर बात की है कि हमें किसी ट्रिगर की जरूरत है, आपको कोई ट्रिगर नहीं चाहिए होता। देखिए -60 से -40 गया, ठीक है, -40 ने आगे जाके डिपोलराइजेशन हुई, आगे ट्रिगर प्रोवाइड कर दिया मायोकार्डियम को, उसके बाद पोटेशियम चैनल ओपन हुए। पोटेशियम चैनल मेन जो प्रॉब्लम क्रिएट की है ना वो इस पोटेशियम ने क्रिएट की है कि वो क्या करता है -40 से -60 तक ले आ जाता है। -60 के ऊपर जाके दोबारा फिर सोडियम चैनल ओपन होते हैं। सोडियम चैनल ओपन होंगे तो हमारे पास जैसे -60 से -40 होगा, कैल्शियम ओपन होगा, कैल्शियम ओपन होगा, डिपोलराइजेशन, फिर रिपोलराइजेशन, फिर 60, फिर 40, फिर डिपोलराइजेशन, फिर रिपोलराइजेशन। इस तरह अगर आप नोटिस करोगे तो आपका एस और एबी नोड खुद ब खुद अपना काम कर रहा है। इट डजेंट नीड एनी ट्रिगर। जो हमने उसमें मायोकार्डियम में देखा था ना कि वो ट्रिगर आएगा तो सोडियम चैनल्स ओपन होंगे, यहाँ पर ऐसा कोई ट्रिगर नहीं है। यहाँ पर जो ट्रिगर का काम कर रहा है ना ये पोटेशियम चैनल ने ही खुद ही कर दिया कि वो -40 से -60 तक पोटेंशियल को ले जाता है, और -60 के ऊपर जाके सोडियम चैनल्स ओपन हुए, फिर -40, और ये हमारे पास ऐसी तरह वेव चलती रहती हैं। दैट्स व्हाई देयर इज अ ऑटोमेटिसिटी इनटू योर हार्ट, कि आपका हार्ट खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करता है, खुद ही आपका हार्ट रिलैक्स करता है, इसको आपका ब्रेन कंट्रोल नहीं करता। ब्रेन इसको उस टाइम पे कंट्रोल करता होता है जब आपके पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, विद द हेल्प ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। लेकिन मेनली जो ऑटोमेटिसिटी, अगर मेरा अभी हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर रहा है ना, उसको ऐसे और एवी नोड ही कंट्रोल करें। और कैसे कंट्रोल करें, आपके सामने पूरी कहानी आपको समझ आ गई है कि खुद ही सोडियम चैनल्स ओपन हो रहे हैं, वो सिर्फ पोटेंशियल चेंज होने की वजह से, खुद ही कैल्शियम चैनल्स ओपन हो रहे हैं, खुद ही हमारे पास पोटेशियम चैनल्स ओपन हो रहे हैं, पोटेशियम के बाद फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम, सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर पोटेशियम। इसी तरह आपके हार्ट के अंदर ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती रहती है। और ये जो आपके पास ऑटोमेटिसिटी है, इसको किसी ट्रिगर की जरूरत नहीं है, लेकिन ये क्या करती है, आपके मायोकार्डियम को जाकर ट्रिगर करती है। मायोकार्डियम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये थी आपके पास पूरा मायोकार्डियम एक्शन पोटेंशियल जो हमने स्टार्ट किया ऊपर से। मायोकार्डियम एक्शन पोटेंशियल के साथ जो सेल है, सर ये टी टाइप का क्या मतलब है? जी जी सर ये डायग्राम दोबारा ओपन कीजिएगा जो अभी 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 आपने ओपन की हुई थी। जी जी, सर ऊपर वाली है, ये माइनस, ये वाली सर जो अभी आपने ओपन की हुई थी। जी जी पूछें। ये सर ये टी टाइप क्या लिखा हुआ है? टी टाइप, एल टाइप लिखा हुआ है यहाँ पर, एल टाइप कैल्शियम ये चैनल्स, नीचे सर -80 के बराबर। -80 के बराबर। सर टी टी टाइप टाइप ये, -80 के बराबर में लिखा है। हम्म, ये टी टाइप इन्होंने कैल्शियम के चैनल्स को लिखे हुए, मतलब माइनर से होते होंगे, जो मतलब हमारे पास ना, देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया ना जो फनी करंट जी है, जो -60 से -40 लेके जा रहा है, जी उसके अंदर आपका ये मिक्स्ड चैनल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये मिक्स्ड चैनल, ठीक है जी। इस मिक्स्ड चैनल के अंदर क्या है, आपका सोडियम और कैल्शियम के चैनल्स ओपन हो रहे हैं, और उसके अलावा वो कह रहे हैं कि सर जो हमारे पास स्लो कैल्शियम चैनल है, जो जिसको हम टी टाइप कह रहे हैं, ऊपर देखो जो जी मेन जी कैल्शियम के चैनल है वो एल टाइप है, और यहाँ पर जो जी थोड़ा जी। सा पोटेंशियल क्रिएट करने में आपको हेल्प कर रहे हैं वो आपके पास टी टाइप हो रहे हैं। लेकिन जो टी टाइप होते हैं ये मोस्टली मतलब वो इन्वॉल्व करंट है यहाँ आपकी, पे? जी जी, ये का मतलब करंट है यहाँ पे? और यार ये -80 वाला नहीं है, ये -60 वाले ऊपर वाले को बता रहे हैं, ये इसको इसको ऊपर वाले को बता रहे हैं। ये फनी करंट है ना सर जो वो, ये -60, जी जी, जी जी। मैं कह रहा हूँ ये सर जो सर मैं ये जी सर पूछें। मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये आई करंट को शो कर रहा है, ये जो आई एफ और ये आई कैल्शियम लिखा हुआ है ये जो। जी जी, ये करंट को ही शो करा है, ये जो -60 से -40 तक फनी करंट जा रहा है ना, मैं इसलिए आप वर्ड भी यूज किया फनी करंट, वो इन आई एफ और आई सी ए जी से जी। क्रिएट हो रहे हैं। फनी करंट इसलिए हम इसको कह रहे हैं ना कि देखो -60 से ओके सर। -40 वो खुद ब खुद ही ओपन होके हमारे पास जनरेट कर रहा है, ठीक है। जी सर और सर ये एक बात पूछनी फेज थी। 1 और 2 क्यों एब्सेंट होती हैं इनमें?
फेज 1 और 2 के अंदर सर क्या होता है, फेज 1 और 2 के अंदर हमारे पास ना थोड़ी सी ना, आप ऐसे समझ लें कि पॉज वाला सीन क्रिएट होता है। जब आपका कैल्शियम वेंटिकल कॉन्टैक्ट कर रहा होता है ना, तो उसको जी स्ट्रॉन्ग जी। कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए ना थोड़ा सा पास क्रिएट होता है, ताकि हम क्या करेंगे, उसकी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट कर सकें, ताकि हम कैल्शियम चैनल्स को ओपन करवा सकें वहां पर। लेकिन यहाँ पर हमारे पास फेज 1 और फेज जी 2 जी। इसलिए प्रेजेंट नहीं है कि हमें यहाँ पर किसी कैल्शियम की जरूरत नहीं है। कैल्शियम जो मेन काम है डीपोलराइजेशन का, वो कैल्शियम करवा रहा है। तो ये सिर्फ कंटिन्यूसली चलती रहे, ओके। यहाँ पर हमें पास की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर फेज 1 और फेज 2 एब्सेंट होती तो है। टोटल हम इसके 5 फेजेस बताएंगे कि 3? सर तीन बताएंगे, तीन बताएंगे। इसमें तो बहुत सारी मीन्स चीजें कि होती है, अगर कोई मतलब पूछे इसके कितने टोटल फेजेस है तो हम कहेंगे 3, तो या? सर जी जी सर तीन ही बताने हैं। इसमें 1 और 2 एब्सेंट होती है क्योंकि वो वाले ना चैनल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ना ही हमें उसकी जरूरत होती है। इसके अलावा ये जो आपके पास है ना, ये रेड वाली लाइन जो हमारे पास फेज 4 है, फेज 4 याद रखिएगा आपको ना हार्ट रेट बताती होती है। अगर ये फेज 4 छोटी है, आपकी हार्ट रेट ज्यादा होगी। अगर ये फेज 4 प्रोलॉन्ग है, तो आपकी हार्ट रेट कम होती है। ये एक चीज याद रखिएगा। हमने जो बात की थी ना आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी आपकी फेज 4 के ऊपर आके एक्ट करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, वो भी फेज 4 को आके स्टिमुलेट करती हैं। जो फेज 4 को स्टिमुलेट करती है, तो हमारे पास जल्दी से जो पोटेंशियल है वो -60 से 40 आता है। 40 के बाद फिर होना काम ऐसे ही है, -40 के ऊपर आपका जो हार्ट है वो खुद ही खुद उसके अंदर ऑटोमेटिसिटी क्रिएट हो जाती है। तो अगर कोई पूछे आपकी हार्ट रेट कौन सी फेज को डिस्क्राइब करती है इन पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल, तो ये फेज 4 आपने बतानी। अगर ये फेज छोटी है, हार्ट रेट ज्यादा होगी। अगर ये फेज 4 बड़ी है, तो हार्ट रेट कम होगी। ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज तो रिलेटेड एक विद बार ये बता दीजिए सर, ये जो ग्राफ था इस ये मतलब बंडल ऑफ फेज के लिए और पुरकिंजे फाइबर के लिए भी ये वाला ही होगा जी जी मैडम, बिल्कुल यही और वाला ही उसका होगा। अलग ग्राफ होगा? नहीं नहीं, यही वाला होगा उसके अंदर। ठीक है सर। और जो ऊपर वाला ग्राफ था मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल का, जी सर जी। क्वेश्चंस थे वर्ल्ड में के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, न्यूरो से भी रिलेटेड था वो। हम्म। एब्सोल्यूट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, पता नहीं सर कुछ ऐसे से टर्म दे के पूछ रखा था। इफेक्टिव इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है वो। और एब्सोल्यूट नहीं, सर एब्सोल्यूट इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव। रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है। ओके इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है मैडम वो वाला जिसकी आप बात कर रहे हो, और वो इसी के अंदर होता है। जो आपका ये दरमियान वाला एरिया है ना, ये वाला, इसको हम कहते हैं ये रिफ्रैक्टिव पीरियड है। इस पीरियड के ठीक है दौरान सर। मेरे पास हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को ये डिसाइड कर रहा है। अगर ये रिफ्रैक्टिव पीरियड ज्यादा हो जाएगा, तो मेरे पास जो रीपोलराइजेशन है वो क्या हो जाएगी, वो प्रलोंग हो जाती है। ये हम इसकी जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर भी पढ़ेंगे कि हमारा जो रिफ्रैक्टिव पीरियड है ये कैसे, ये पूरा टॉपिक है। ये जो हमारे पास इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड है, ये पूरा टॉपिक है कि कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्टिलिटी कितनी हो रही है, हमारे पास रिलैक्सेशन कितनी हो रही है। रिफ्रैक्टिव पीरियड, अगर मेरे पास कोई, मैं ड्रग ले रहा हूँ, लेट्स कोई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करती है, तो उसकी वजह से रिफ्रैक्टिव पीरियड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जाहिर बात है इफेक्टिव जो रिफ्रैक्टिव पीरियड है ये प्रलॉन्ग हो जाएगा। अगर हमारे पास कोई पोटेशियम चैनल्स ब्लॉकर है, जैसे मैं एम्योड्रोन की बात कर लूँ या कोई और पोटेशियम चैनल्स ब्लॉकर की बात करूँ, तो उसकी वजह से इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड के ऊपर क्या इफेक्ट पता है, तो उसके अंदर भी ये प्रलॉन्ग हो जाती है। तो ये हम उसकी ड्रग्स के अंदर और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो डेट्स ऑल फिजियोलॉजी ऑफ द मायोकार्डियम एक्शन पोटेंशियल। तो बाकी आपने इसको अच्छे से कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे आप डीएम कर लीजिएगा। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। सर फेज सर एक मिनट। चाहिए।